नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर चांदी में, जहां पर ओवरनाइट करीबन 4 से 5% की तेजी देखने को मिली। एक समय पर प्राइसेस हमने $86 पर आउंस पे भी आते हुए देखे। कुछ मुनाफा वसूली वहां से देखने को मिली है, लेकिन मांग इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहां पर लगातार तेजी पर है। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर रबर की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहां पर मांग अच्छी है, कच्चे तेल में तेजी का भी असर है और साथ ही साथ ज़्यादातर प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं वो अब यहाँ पर ऑफ सीजन में चली गई हैं, यानी कि टैपिंग नहीं हो रही है, जिसका भी असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं, एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल एंड केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, सबसे पहले चांदी के प्राइसेस पर जिस तरह की उठापटक यहाँ पर जारी है, एक लोअर लेवल रेंज में अब यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है, क्या करने की राय देंगे आप? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, अगर हम वॉल्टिटी देखें तो जो हमने जनवरी मंथ में वॉल्टिटी देखी और आज और कल में देख रहे हैं, कोई कम नहीं हुआ है। पहले हम देख रहे थे मार्केट में सीवियरिटी थी कि चांदी एक एक दिन में हम 8-8% का मोमेंटम देख रहे थे, लेकिन अभी भी अगर आप मोमेंट देखें कोई कम नहीं है, 2-3% है, जो एक्चुअली इतना भी नहीं होना चाहिए। तो एक टूल जो होता है एक्सचेंजेस बोलो या ग्लोबल मार्केट में, जब डेरिवेटिव या स्पेकुलेटिव पोजीशन बन जाती है, वो टूल है हायर मार्जिन। तो आप देख सकते हैं संगाई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, इंडिया है, सभी जगह पे जो मार्जिन बढ़े हुए हैं, ये एक ऐसा टूल है जहां पे वॉल्टिलिटी को किल कर सकते हैं। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो पहले रेंज बड़ी होती थी, हम देख रहे थे कि लास्ट 1 वीक के अंदर इस $70 से 90-95 का रेंज था, वो 75 से 85 के बीच में हुआ और अब धीरे धीरे ये स्विंग होता हुआ जा रहा है, क्योंकि स्पेकुलेटिव मनी अब इसमें एंटर करने में थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। बट दैट डजंट मीन्स कि फंडामेंटल में कोई चेंजेस हो गए हैं। हाँ, मेरा भी एक्सपेक्टेशन था मार्केट में करेक्शन आएगा, जो मुझे लग रहा था कि 35-40% आएगा, उसके बियॉन्ड हो चुका है। तो टाइमिंग मार्केट सेटल होने दीजिए एक हफ्ता, उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे, क्योंकि यूएस ईरान में क्या होने वाला है वो धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी कि क्योंकि जब डॉलर और गोल्ड टूटता है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, लेकिन कच्चा तेल 70 के करीब है, वो अनसर्टेनिटी को क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट थोड़े दिन एक रेंज में रहेगा। जब तक 86 के ऊपर इंटरनेशनल में सिल्वर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी फिर से हम 77-78 तक जाएंगे, बट क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब वॉल्टिलिटी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। ऑल राइट, यानी कि कुछ गिरावट अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, 77-78 तक प्राइसेस जा सकते हैं। अजय, जिस तरह से मार्जिन यहाँ पर लगातार बढ़े हैं और कल हम रिसर्च ग्रुप में बैठ के ये देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर इसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम इम्पैक्ट हुई है। तो जनवरी में अच्छी खासी वॉल्यूम्स थी एमसीएक्स में, अगर पिछला साल भी देखें तो कई सारे रिकॉर्ड्स हमने ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कई कमोडिटीज़ में बनते हुए देखे टर्नओवर के लिहाज से। फरवरी की अगर बात की जाए और आज के दिन तक की अगर बात की जाए, 10-11 तारीख तक, वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट है। नहीं, बट नेचुरल है। देखिए, आज वॉल्टिलिटी भी थी, तो एंट्री एग्जिट और पार्टिसिपेशन, और जो एक फोमो का पीरियड हमने देखा अक्टूबर से, मतलब आप चाहे गोल्ड गिनी मिनी या कोई भी, इवन गोल्ड 10 करके जो लॉन्च हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेशन सब में दिख रहा था कि आदमी अगर बड़ा नहीं ले पा रहा था तो मिनी में सब जगह पार्टिसिपेशन। लेकिन जिस ढंग से जो 28, 29, 30 को जो हमने फॉल बैक देखा है, उसके बाद एक हद तक हायर मार्जिन की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुए। इसके लिए ऑल ऑफ अ सडन हमने ये वॉल्यूम्स के अंदर, ओआई के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आते हुए देखा है। तो अगेन मैं कल का जो एक डेटा हम एमफी का देख रहे हैं कि गोल्ड में बहुत ही ज्यादा 100% का जंप हमने मंथ ऑन मंथ देखा है। उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन ये है कि इक्विटी में आउटफ्लो नहीं है, इक्विटी का जो पैसा है वो अभी भी कंटिन्यू मेंटेन है, लेकिन जो नया एडिशन पैसा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये फिजिकल गोल्ड से इधर शिफ्ट होकर आ रहा है या प्रॉपर्टी मार्केट का पैसा आ रहा है? इवन क्रिप्टो, मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं, बट क्रिप्टो में 50% का फॉल आ चुका है। तो वहां से पैसा उठकर आ रहा है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि नए पैसा कहीं और से आ रहा है तो वो सस्टेन कर जाएगा सिस्टम के अंदर। तो मुझे लगता है यस, एज ऑफ नाउ हायर मार्जिन के वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट है, और हो सकता है पूरा फरवरी मंथ हम इसी में रहते हुए दिखेंगे। उसके बाद मार्केट अपने फंडामेंटल्स को देखते हुए वापस मूव करेगा, क्योंकि गोल्ड आज भी 5,000 के ऊपर टिक रहा है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखते हुए। तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो टाइमिंग रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। ऑल राइट, अविनाश गुप्ता जी, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। और जैसे अजय हमें कह रहे हैं कि नए लोग यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं, कल हम कुछ फंड्स हाउसेस से भी बात कर रहे थे जिनका कहना था कि एचएनआईज हैं, रिटेल हैं, कई बुलियन ट्रेडर्स भी हैं जो यहाँ पर ईटीएफ में निवेश करने आए हैं। तो क्लियरली काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर है ऑन ग्राउंड। अब क्योंकि भाव थोड़े से स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे जाके वैलेंटाइन है, गुड़ी पाड़वा आएगा, काफ़ी सारी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, कैसे देखते हैं आप डिमांड?
नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे अजय भाई ने बताया है, फंडामेंटल्स बिल्कुल इंटैक्ट है और उसी का फायदा जो ये बहुत ही स्टीप करेक्शन आया है, वो स्टीप करेक्शन के साथ में इन्वेस्टर के लिए और ज्वेलरी बायर के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और ऑन ग्राउंड हम डिमांड को इम्प्रूव होता हुआ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल एकदम से जनवरी के अंदर खत्म हो चुकी थी। February आते आते it has started in a good way and we are seeing very good numbers coming in our sales। तो मुझे लगता है कि आगे गुड़ी पड़वा है, वैलेंटाइंस तो अब ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो उसकी तो बाइंग जो होनी थी वो हो चुकी है। तो गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया की बाइंग अच्छी निकलेगी और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 विल बी अ सुपर ईयर फॉर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। और कंज्यूमर को भी एक स्टेबिलिटी के साथ में जब ज्वेलरी खरीदने आता है या इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से मुझे बहुत नीचा नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि अजय भाई ने भी बताया कि इट कैन कम डाउन टू 77। जब भाव एकदम से ऊपर जाकर के नीचे आएंगे, इट्स लाइक अ रबर बॉल विच इज गोइंग टू टेक एंड सेटल डाउन एट अ प्लेस वेयर इट हैज द एक्चुअल हाइट। और वही चीज दोनों ही मेटल्स में हो रही है और मुझे लगता है कि 80 और 85 के बीच में चांदी सेटल होनी चाहिए और 5000 5050 के आसपास में सोना सेटल होना चाहिए। मनीषा जी, आप किस तरह से यहाँ पर आगे जाके डिमांड, जैसे आपने कहा कि ये साल काफ़ी बेहतरीन रह सकता है, बाजार को लगता है कि अगर पिछला साल देखा जाए तो ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट ने जोरदार टक्कर दी है, अब आपको लगता है करंट लेवल्स पे क्या ज्वेलरी वापस आएगा? डेफिनेटली मनीषा जी, मुझे ये लगता है कि ज्वेलरी का कंजम्पशन इस साल डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आज जितने एफटीएज हुए हैं, ये सारे एफटीएज 26-27 के अंदर लागू हो जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, कंजम्पशन ऑन द डोमेस्टिक साइड, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू ग्रो, क्योंकि जब इनकम आएगी किसी भी सेक्टर को तो वो कंजम्पशन में डोमेस्टिक मार्केट में आएगी और डोमेस्टिक मार्केट की अगर से जीडीपी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इट विल कम टू ज्वेलरी एंड गोल्ड हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न। तो उसका भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट के अंदर क्या होता है ज्वेलरी के साथ में, बिकॉज पीपल वांट टू एक्सपीरियंस द इन्वेस्टमेंट एंड ज्वेलरी से बेटर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आप एक्सपीरियंस भी करते हो और उसके साथ साथ आपको ग्रोथ भी मिलती है। मनीषा जी, तो मुझे ये लगता है कि 10,000% इस साल वी विल सी द ग्रोथ इन ज्वेलरी सेल्स which was down by 25 to 30% in last year. We might see at least half of that loss in volume to come back in this 26-27 year. मनीषा जी, ऑलराइट, तो कम से कम 50% का यहाँ पर कवरिंग अब देखने को मिलेगा। अविनाश जी, आपने गोल्ड की रेंज तो यहाँ पर दी है, चांदी आपको क्या लगता है किस रेंज में कारोबार करेगी नियर टर्म के लिहाज से? मुझे लगता है कि बिटवीन 80-85 सेटल होना चाहिए और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई सी सिल्वर बिटवीन $125 to $150। मनीषा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अविनाश जी साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी पे प्राइसेस पर राय देने के लिए और ये समझाने के लिए कि कैसे एफटीएज और प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्वेलरी डिमांड को वापस लेकर आएगा। मेटल्स पे एक नज़र डालते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। कॉपर में रिबाउंड है, जिंक 3 साल के हाइज के आसपास है, निकल में जोरदार तेजी है इंडोनेशिया के कर्ब्स के बाद। कैसे देखते हैं अजय आप इसको? देखिए, बेस मेटल परपेचुअली 2026 में सबसे बेहतरीन सेक्टर रहने वाले हैं। इनफैक्ट हमने कॉलेप्स से पहले हमने देखा 1480 का भाव कॉपर में आना, 360 के ऊपर जिंक में जाना और अभी निकल के ऊपर जो हमने नए अपडेट्स आते हुए देखा, ये ओवरऑल पॉजिटिव दिखाएंगे। बट सबसे बड़ा कंसर्न है वो है 15 तारीख से लेकर हम देखेंगे चाइना मार्केट हॉलिडे मोड पे रहेगा। ऐसे समय में मुझे लगता है पार्टिसिपेशन ऑलरेडी चाइना ने भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, मार्जिन इस पे भी थोड़े बहुत हमने मूव आते हुए देखे। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा कोई फॉल रहेगा या बहुत बड़ा जंप रहेगा फरवरी में ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉपर कुड बी इन द रेंज ऑफ लेट्स से 1200-1210 का एक बेस रहेगा, ऊपर में 1265-1270 के ऊपर सस्टेन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड अगर छुट्टी के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कॉपर एक बार वापस 1200-1210 तक एक बार आना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी स्टोरी बन रही थी वो हमने दिसंबर जनवरी के एक पीक पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा। जिंक में हालांकि कल 330 के ऊपर गया बट सस्टेन नहीं किया, आज भी 331 गया, सस्टेन नहीं किया। तो टाइमिंग सभी मेटल में मनीषा जी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पुल बैक रहेगा, जहाँ पे 320-22 तक का लेवल जिंक में, एल्यूमिनियम में 310 तक का लेवल, लेड 188 और निकल में नो डाउट कल के अपडेट के बाद प्राइजेस में गेन जरूर है। यहाँ पे मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव बनेगा जो 1640 तक का लेवल दिखा देगा। बट कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में मुझे लगता है हॉलिडे मोड के चलते थोड़ा स्टेगनेंसी रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा और प्राइजेस में थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है।
ऑल राइट, एक कंट्री चाइना जैसी अगर हॉलिडे पे जाए तो कुछ दबाव पूरे सेक्टर में ग्लोबल देखने को मिलता है, बट अब ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोडक्शन कंजम्पशन चाइना से आता है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए आपका, और साथ ही साथ वो सारी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात रबर की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। हमारे साथ एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल हैं। अक्षय, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली कच्चे तेल में तेजी का असर तो रबर प्राइसेस पे देखने को मिला ही है। ये ऑफ सीजन है, टैपिंग नहीं है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में। कैसे देखते हैं करंट प्राइस मूवमेंट्स आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। अभी जो देख रहे हैं वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का ही एक इक्वेशन देख रही हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऑलमोस्ट 10 to 15% प्रोडक्शन कम था, एंड डिमांड उतना ही है। एंड अगली बार जब चाइनीज हॉलीडेज के बाद जो वापस खुले गए बायर्स, तो अभी तेजी ही लग रही है। लास्ट टाइम हमने कहा था, उस टाइम अबाउट 195 का भाव था, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अबाउट 5% का मूवमेंट। तो ऑलरेडी अभी 212 है। हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अनदर 5% की और तेजी आ सकती है, विच मीन्स रफली 230 के अराउंड आने का स्कोप है। तेजी ही लग रही है। ऑलराइट, अक्षय, अगर हम इंडियन मार्केट्स की भी बात करें तो यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न बन रहा है? यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया में प्रोडक्शन की काफ़ी मतलब डाउन है प्रोडक्शन, जबकि डिमांड एक्चुअली पिकअप हो रहा है। तो इंटरनेशनल, इनफैक्ट अभी हमको ये लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर 5-6% का अगर तेजी आएगी तो इंडिया में उससे ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि देयर इज अ स्क्वीज, सप्लाई स्क्वीज है बाजार में, एंड बढ़ना चाहिए यहाँ से बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा इंडिया में बढ़ेगा। एक परसेंटेज सेंस दे पाएंगे कितना प्रोडक्शन कम है, कितना इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखेगा फिर? अबाउट 10 to 15% प्रोडक्शन कम है इंडिया में इस बार। और उतना ही आपको लगता है इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखेगा? हाँ जी। और एक सीधा इम्पैक्ट रबर प्राइसेस पे आप हमें बता ही चुके हैं कि बढ़त देखने को मिली है और 230 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल रहेंगे लेवल्स आगे जाकर? जनरली देखा जाए तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बुलिश ही रहता है मार्केट। तो एक बार तो 230 आएगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट 225-230 रेंज तो वर्चुअली मतलब आना ही है। टायर डिमांड एंड रीस्टॉकिंग डिमांड किस तरह से देखते हैं आप? कौन सी कैटेगरी से बेहतर मांग आती हुई नजर आ रही है? टायर डिमांड में तो अभी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ दैट। ओके, बट या ऑलराइट, अक्षय, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली जहां तक रबर की बात है, तेजी प्राइसेस में देखने को मिली है, और जैसे अक्षय हमें बता रहे हैं, अक्टूबर दिसंबर में ही हमने यहां पर प्रोडक्शन में करीबन 15% तक की गिरावट आते हुए देखी थी। प्राइसेस अब ट्रेंड में रहे हैं, और जहां पर फिलहाल हम खड़े हैं वहां से भी 5-7% की तेजी ऑन दी एक्सपेक्टेड साइड यहां पर नजर आती है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए बॉन्ड स्ट्रीट। स्वागत है आपका। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। ओवरनाइट फिर से तेजी है और 70 के बहुत आसपास अब यहाँ पर हमने ब्रेंट की तरफ से कारोबार होता हुआ देखा है। अजय, कैसे देखेंगे क्रूड प्राइसेस? क्योंकि एक तरफ यहाँ पर यूएस इन्वेंट्रीज में बढ़त है, दूसरी तरफ इवन एज यूएस ईरान बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बाजार अभी भी एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल टेंशन, अंडर करंट्स यहाँ पर मार्केट्स में देख रहे हैं। कुछ हद तक टेंशन कम हुए हैं। जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि गोल्ड, डॉलर इंडेक्स, अगर इनमें गिरावट है, इसका मतलब सेफ्टी बाइंग नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन हाँ, ब्रेंट 70 के करीब है, ये उतना टेंशन खत्म भी नहीं करता हुआ दिखा। लेकिन टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अगर ये 70 के ऊपर वीकली क्लोज करता है तो 77-78 तक जा सकता है। डेट मीन्स अभी भी इनहेरिटेंट कुछ टेंशन बने हुए हैं। तो अनलेस एंटिल यूएस और ईरान का टेंशन खत्म नहीं होता है, मुझे लगता है कि एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। हमारे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बार बार में 6000 के ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा कॉशियस है। बट बाय साइड ही रहना अच्छा रहेगा, जहाँ पे 5800 तक लीजिए, 5700 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6000 पे लेकर जाइए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक स्पाइक एक्सपेक्टेड है कच्चे तेल में। रुपए को कैसे देखेंगे अजय? बिकॉज यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन अपने वर्स्ट को दिखा चुका है। जो पिछले दिनों का बेस्ट है उससे भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आई थिंक अगेन डॉलर इंडेक्स 96 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 99 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। रुपए में डिस्पाइट के अच्छी चीजें आई है, यूएस इंडिया के ट्रेड टेंशन जो टेंशन था वो कम हुआ है, एफटीए साइन हुए, तो आई थिंक ज्यादा बड़ा मजबूती भी नहीं दिख रही। मुझे लगता है 90-20, 90-25 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर यूएसडी आईएनआर। बाकी हायर साइड में 90-90 ये रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा रुपए।
ऑलराइट, तो रुपए में कंसोलिडेशन है और जहां तक क्रूड की बात है यहाँ पर भी एक नैरो रेंज बनती हुई नजर आ रही है। 70 का लेवल कॉन्स्टेंटली यहाँ पर रेजिस्ट करता हुआ कच्चा तेल। यहाँ बहुत शुक्रिया अजय साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल और रुपए पे भी राय देने के लिए। और इसी के बाद अब बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रीट की। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. बॉन्ड स्ट्रीट पे आज बात करेंगे भारतीय बाजारों की, जहां पर बॉन्ड्स में गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकन यील्ड्स में तेजी है और साथ ही साथ बाजार अब यहां पर यूएस के महंगाई का आंकड़ों का इंतजार कर रहा है जो फ्राइडे को आएंगे। साथ ही साथ एक लंबी लिस्ट फिर ताज़ा हुई है। हमने आपसे कल भी शेयर किया था कि कौन से वो नई कंपनीज हैं जो यहाँ पर मार्केट में इश्यूएंसेस दे रही हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिहाज से, और वहाँ पर कुछ और कंपनीज अब इस लिस्ट में ऐड हुई हैं। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस 3 बिलियन रुपया इशू करने का, रेज करने का इनका प्लान है 10 मार्च 2028 के जरिए। नवी फिनसर्व भी इस लिस्ट में शामिल हुआ है। 4.7 बिलियन रुपया ये भी इशू करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं 3 बॉन्ड्स के द्वारा। कीर्ताना फिनसर्व 2.5 बिलियन देख रहा है अक्टूबर 24-2027 बॉन्ड्स के थ्रू। ईडलवाइज फाइनेंस सर्विसेज 500 मिलियन रेज करना चाहते हैं 3 साल के बॉन्ड के जरिए। और फाइनली इस लिस्ट में अब नाबार्ड भी जुड़ चुका है, जहां पर वो 70 बिलियन रेज करना चाहते हैं मार्च 2029 बॉन्ड्स के जरिए। ज्यादातर जो बिड्स हैं वो आज और कल यानी कि थर्सडे और फ्राइडे के लिहाज से हैं। एक और इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने रखेंगे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मार्केट का। अगर हम बॉन्ड मार्केट्स को ओवरऑल देखें तो उसकी करीबन 10% हिस्सेदारी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को जाती है। 2023-24 और 2024-25 में करीबन 700 से 800 बिलियन सालाना यहाँ पर इशुएंसेस हुए हैं। और अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 2025-26 की, तो पहले 7 महीने में करीबन 700 बिलियन के इश्यूज ऑलरेडी हम यहाँ पर आता हुआ देख चुके हैं। और मार्केट्स को लगता है कि बाय द टाइम ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा मार्च एंड में, तब तक ये जो क्वांटिटी है, ये नंबर है, ये 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 साल से 20 साल तक के बीच में ये इशुएंसेस हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मार्केट में यहाँ पर सभी के लिए जगह है। काफ़ी हद तक यहाँ पर पेंशन फंड्स को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। रिटेल के लिए पुश बढ़ाया जा रहा है। टैक्स रिफॉर्म्स की भी बात की जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो जो फंड डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी हद तक फोकस्ड रहता है स्टेडियम्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स में, या फिर पावर प्रोजेक्ट्स में, डेटा सेंटर्स में, और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह में। तो ये की ऐसी मार्केट है जिसने कांस्टेंट बेहतर नंबर्स दिखाए हैं पिछले कुछ सालों में। और मार्केट्स को, एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये एक एरिया है जहां पर आगे जाकर और बढ़त देखने को मिल सकती है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, इशुएंस के तौर पर, एंड एज इन्वेस्टर्स आप इसका फायदा उठा सकते हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.